जय हिंद साथी, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो एनसीईआरटी बात करें, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 9 क्लास की जो चैप्टर नंबर या अध्याय नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो के माध्यम से आपने देखा था कि हमने एनसीईआरटी क्लास 9 की सारे चैप्टर जो पिछले चैप्टर है ये बात करें भारत की आकृति और आकार से, साथ ही साथ वहीं आपको देखने को मिला था कि भारत के भौतिक स्वरूप और अफवाह, इन सभी को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं वो टोटल कवर करने वाले हैं जलवायु, यानी चैप्टर नंबर जो अध्याय एनसीईआरटी क्लास 9 में दिए गए हैं तो उससे संबंधित जितना भी निचोड़ है। क्योंकि फ्रेंड्स बुक्स में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ना होता है। साथ ही साथ करें जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो एग्जामों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उन सभी फैक्टों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जितने भी पीवाईक्यू या बात करें जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को और उससे संबंधित जितने भी यानी जलवायु से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं, बात करें वहीं फ्रेंड्स जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में कि मौसम किसे कहते हैं, जलवायु कैसे कहते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उन सभी कारकों को एक एक करके बारी बारी से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। मौसम तथा जलवायु के तत्व आपसे पूछ रहा है कि मौसम और जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं, या बात करें जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको देखने को मिलेगा तापमान, वायुमंडलीय दाब, वहीं आपको देखने को मिलेगा पवन आर्द्रता और वर्षण। ये सब अगर बात करें तो मौसम और जलवायु के एक ही तत्व होते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स वहीं मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या कहाँ से हुई है, तो अरबी भाषा से हुई है। अगर वहीं बात करें कि शब्द कौन सा है तो आपको देखने को मिलेगा मौसम कहें या फिर आपको देखने को मिलेगा मौसम, जो कि मौसम से जिसका अर्थ की बात करें तो क्या होता है तो मौसम होता है। यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से, अगर बात करें कौन से शब्द से हुई तो मौसम से हुई थी। बात करें फ्रेंड्स वहीं इसका अर्थ क्या होता है तो मौसम होता है। फ्रेंड्स आपको देखने को वहीं और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मानसून शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था या किसने इस टर्म को यूज किया था, तो आप देखने को मिलेगा कि आप अल मसूदी जो कि अरबी थे उनके द्वारा जो सर्वप्रथम जो कि मानसून या कहें शब्द या टर्म दिया जाता है तो अल मसूदी जो कि एक अरबी थे उनके द्वारा मानसून शब्द दिया जाता है। बात करें किस भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है तो मौसम, जिसका अर्थ होता है तो मौसम। तो आई होप की चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगर बात करें फिर वहीं कुछ और पॉइंट्स के बारे में तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है तो मानसून कहलाता है। यानी एक किसी क्षेत्र पर दिन प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं को जो औसत जो घटनाएं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं तो मानसून कहते हैं। तो ये चीज़ भी यही बताया गया कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है तो मौसम कहलाता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स क्या जो भारत की जलवायु किस प्रकार की है तो मानसूनी जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यानी जिस प्रकार की भारत की जलवायु है तो आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो जलवायु पाई जाती है तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किसी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कि 6 प्रमुख कारक होते हैं, अगर उनके आपसे कारक पूछ ले कि कौन कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो आप बताइएगा कि अक्षांश तुंगता यानी कि आपको ऊंचाई, दूसरा आपको देखने के वायु दाब, पवन, समुद्र से यानी बात करें पवन, साथ ही साथ आपको देखेंगे समुद्र से दूरी, वहीं महासागरीय जलधाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं, 6 प्रमुख कारण हैं। अक्षांश तुंगता, अगर वहीं बात करें वायु दाब, पवन तंत्र कहें या पवन समुद्र से उस स्थान की कितनी दूरी है, महासागरीय धाराएं और उच्चावच, ये प्रमुख कारण है जो कि आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर बहने वाली जो हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों के जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वो तट या गर्म हो जाता है, गर्म या ठंडा हो जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं समुद्र के तट की ओर
चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडा जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तो वह जो एरिया हो जाता है या बाजू तट होता है, गर्म या ठंडा हो जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। यानी आपको देखने को मिलेगा कि आप जैसे ही आप कर्क रेखा देखेंगे, भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो जिसका दक्षिणी भाग है वो कर्क रेखा के नीचे स्थित है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यानी जो कर्क रेखा के नीचे जितने भी एरिया है भारत का, वो किस प्रकार का है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्कवृत्त के उत्तर में शेष भाग उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि जैसे कि भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा के नीचे जितने भी देश राज्य हैं, तो उनको उनकी जो जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कर्क रेखा के जितने भी ऊपर क्षेत्र पाए जाते हैं या राज्य पाए जाते हैं, तो उनकी जलवायु की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। वहीं बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, भारत में के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी कि 6000 मीटर है। कहीं कहीं आपको 6000 मीटर देखने की, अगर माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो आपको देखने को मिलेगी कि 8848 मीटर। वहीं अगर आपको देखेंगे कि राकापोसी पर्वत और वहीं अगर बात करें K2 गार्डविन, तो इनकी ऊंचाई कुछ औसत है, लेकिन एक औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। अगर बात करें वहीं भारत की जलवायु तथा संबंधित कुछ मौसम अवस्थाएं, यानी मौसम संबंधी कुछ अवस्थाएं तो निम्नलिखित है। वायु दाब एवं धरातली पवन, वायु संचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवाती, यानी कुछ ये प्रमुख जो कि मौसम संबंधित अवस्थाएं हैं, तो उनमें से आपको देखने को मिलेगा वायु दाब एवं धरातली पवन, ऊपरी वायु संचरण चक्रवात, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगर बात करें फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैरियोलिस बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कैरियोलिस बल कहते हैं। बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैरियोलिस बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो कैरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें जो कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चलती है, तो यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछता है कि किसके कारण जो कि उत्तरी गोलार्ध में जो कि पवन है या हवाएं हैं, तो वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चलती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध, आपको देखने को मिलेगी जब आप ग्लोब देखेंगे, तो जो कि दक्षिणी गोलार्ध यानी कि विषुवत रेखा का है या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे जितना भी एरिया पाया जाता है, या बात करें आपको देखने को मिलेगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के यहाँ नीचे जो एरिया पाया जाता है वो दक्षिणी गोलार्ध। वहीं आपको देखने को 66.5 डिग्री बात करें या 66.5 डिग्री से आपको देखने को मिलेगा, तो ऊपर जितना भी एरिया है तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो दाहिनी ओर चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो बाईं ओर चलती हैं। किसके कारण चलती हैं, तो कैरियोलिस के बल के कारण कहते हैं। अगर इसके नियम की बात करें तो नियम आपको देखने को मिलेगा, इसको फेरल का नियम कहते हैं। तो बहुत सारे आपको एग्जाम में पूछता है कि फेरल का नियम क्या कहता है, तो कैरियोलिस बल के कारण जब उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं हवाएं चलती हैं वो दाहिनी ओर चलती हैं, और बात करें वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं तो वो बाईं ओर चलती हैं। बात करें जेट धाराओं के बारे में, तो ये एक सक्रिय पट्टी में विक्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई की बात करें तो 12000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं सर्दी में अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराएं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर, मध्य, अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जेट धाराओं की जो औसत चाल कितनी है, तो गर्मी में आप देखेंगे तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं सर्दी की अगर बात करें तो 184 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देखने को मिलेगी। बात करें इनमें सबसे स्थिर, मध्य, अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। जेट धाराओं की अगर बात करें तो आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेगा जेट धाराओं लगभग जो कि अगर बात करें
तो 27 डिग्री से लेकर के 30 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय या पश्चिमी जलधाराएं कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रेस कि आपसे पूछ लेगी जलधाराओं की जो उत्तरी अक्षांश में स्थित होती है उसकी स्थिति कितनी सी होती है, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 27 डिग्री से लेकर के जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। पूर्वी जलधारा जिसे उष्णकटिबंधीय या पूर्वी जलधारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। दाब की अवस्था परिवर्तन को संबंध एल नीनो से है, यानी आपसे ये पूछता है कि एल नीनो का संबंध किससे, तो दाब की अवस्था से संबंधित है। बात करें एल नीनो किस प्रकार की जलधारा, आपसे ये भी पूछता है, तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। यानी जो पेरू तट के आपको देखने को मिलेगा कि अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहा जाता है या नाम दिया जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ की अगर बात करें तो बच्चा जो कि बेबी क्राइस्ट या व्यक्त करता है, बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यानी एल नीनो का स्पेनिश में अर्थ जो होता है आपको देखने को मिलेगा बच्चा, तथा जो कि एक बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि एल नीनो किस भाषा का शब्द है, तो आप बता सकते हैं कि एल नीनो जो कि स्पेनिश भाषा का शब्द है। अगर इसके अर्थ के बारे में बताएं तो आप बता सकते हैं कि एक बच्चा, अगर बात करें जो कि इसका अर्थ निकलता है तो क्या निकलता है, बेबी क्राइस्ट की जो व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र के सतह के तापमान को बढ़ा देती है। मासीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा इसे स्टेलेमैग्नाइट या स्टेलेटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स जो यहाँ से संबंधित आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो फैक्ट था, अगर बात करें मानसून से संबंधित, उनको हमने डिस्कशन किया। अब जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो नीचे दिए कुछ स्थानों में किस स्थान पर, आपसे पूछ रहा है किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो अभी हमने बताया कि जो कि आपको देखने को मिलेगा मासिनराम पे होती है। बात करें मासिनराम किस राज्य में पाया जाता है, ये किस राज्य में स्थित है, ये किस राज्य का स्थान है, तो आप बता सकते हैं कि मेघालय में है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था, तो लू के नाम से जाना जाता था। विकल्प नंबर का इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो कि आपको देखने को मिलेगा कि भूमध्य सागर से जो पवनें आकर के भारत में वर्षा कराती है। तो अगर बात करें इस टोटल परसेंटेज, बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि पश्चिमी विक्षोभ से कितनी % भारत में वर्षा होती है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से जो लगभग 3% वार्षिक वर्षा होती है। अगर वहीं बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून से कितनी वर्षा भारत में होती है, तो 80% जो कि वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 3% जो होती है तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। क्योंकि यहाँ से भी जनरली बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून से आपको देखने को मिलेगा लगभग 17% जो कि वार्षिक वर्षा होती है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करना चाहें तो नोट सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे भारत में कितने % वार्षिक वर्षा होती है, तो आपको देखने को मिले 3%। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग 80%, पश्चिमी विक्षोभों से 3%। अगर बात करें उत्तर पूर्वी मानसून से तो 17%। ये क्वेश्चन बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वही बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर ये फैक्ट दिया गया है कि भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून की प्रारंभ में होता है। अगर बात करें कब होता है तो 1 जून को, जो कि आपको देखने को मिलेगा केरल राज्य में प्रवेश कर के साथ ही भारत में ही बात करिए आप केरल के जो मालाबार तट है, वो मालाबार तट में जो कि मानसून भारत में प्रवेश कर लेता है, तो कब 1 जून से प्रवेश कर लेता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, तो गर्म एवं ठंडी रातें, गर्म दिन होते हैं शीत ऋतु में, आपको देखने को मिलेगा कि गर्म दिन होते हैं। वहीं बात करें जो रातें क्या होती है तो ठंडी होती है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो अभी हमने 6 कारक डिस्कशन किया था, जिसमें से अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र। अगर वहीं बात करें समुद्र से उस स्थान की दूरी कितनी है, वहीं बात करें महासागरीय जलधाराएं, उच्च आवेश लक्षण, ये कुछ 6 प्रमुख कारण थे जो जलवायु के हैं या मानसून को जो प्रभावित करते हैं। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है,
तो भारत में मानसूनी जलवायु निम्नलिखित कारणों के कारण है। आपको देखने का हमने डिस्कशन भी किया था कि भारत की मानसूनी पवनों में बहुत अधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लगभग जो कि आपको देखने को मिलेगा 20 डिग्री से लेकर के उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। स्थल तथा गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि आसपास समुद्रों के उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के बात करें फ्रेंड्स, आपको देखने को मिले उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। तो कुछ जनरली क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो यही बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि भारत की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है। अगर बात करें वहीं आपको देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक जो कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो बेसिक आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। इसके बाद एक नया वीडियो आएगा जिसमें आप देखने को मिलेगा कि इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल।